Hi guys, how are you beta? Fine. So today we are going to start our new chapter and it is coordination compounds. डी एंड एफ ब्लॉक वाले चैप्टर में बेटा आपने उनके काफी सारे कंपाउंड्स की वहां पे स्टडी की होगी, ठीक है। ऐसे ही कुछ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के ही कुछ कंपाउंड्स हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर, जिन्हें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। उनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बोलते हैं? ये कुछ स्पेशल ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें बीच में एक सेंट्रल मेटल एटम रहेगा। बीच में मतलब सेंट्रल बोल दिया उसे, ठीक है। एक मेटल का आयन रहेगा या एटम रहेगा जिसके पास उसकी वेकेंट ऑर्बिटल खाली होती है, ठीक है। स्पेशली ट्रांजिशन एलिमेंट डी या एफ ब्लॉक का ये एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, स्पेशली, ठीक है। कभी कभी ये पी ब्लॉक के भी हो सकते हैं क्योंकि वहां पे कभी कभी डी ऑर्बिटल वहां भी खाली होती है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट रहेगा यहाँ पे, और ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑर्बिटल खाली रहेंगी। इसमें इनकी जो खाली ऑर्बिटल है, कोई बाहर से अलग दूसरा एटम आएगा, और स्पेशली ये एटम जो बाहर से आ रहा है ये एनायन की फॉर्म में होगा या अकेला नहीं होगा तो किसी के साथ मॉलिक्यूल बना के होगा। जैसे NH3 हो गया, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन 3 के साथ बॉन्ड बना लिया तो NH3 अमोनिया बन गया। अब उसके पास क्या है, अमोनिया के पास नाइट्रोजन का फ्री लोन पेयर रहेगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं या तो एनायन हो जिसके पास एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो तो उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। वो मेटल की फ्री ऑर्बिटल्स में आके इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, जल्दी से मेरे साथ डेफिनेशन लिखोगे आप। द compounds in which metal ion is linked to anions or neutral molecules having extra electron through coordinate bond are called coordination compounds. क्या डेफिनेशन लिखी है बेटा? कोई भी मेटल एटम, ठीक है, कुछ या तो किसी एनायन से अटैच हो, ठीक है, या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, लेकिन उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लोन पेयर की फॉर्म में। और कनेक्ट कैसे होगा? थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कहीं कहीं इसे डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है, डेटिव मतलब जस्ट देने वाला, ठीक है, जो देने वाले को रिप्रेजेंट करे। या कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड की ही टाइप है, नेचर से कोवलेंट नेचर ही होगा इस बॉन्ड का। बस फर्क इतना होता है, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाना होता था तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते थे। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां जो बॉन्ड बनेगा उसमें कैसा होगा, ये अगर मेटल है हमारे पास और जो आने वाला मॉलिक्यूल है फॉर एग्जाम्पल वो NH3 है, तो यहां जो शेयरिंग होगी वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स अमोनिया अपने मेटल के साथ शेयर कर रहा होगा। मेटल अपनी खाली ऑर्बिटल लेके बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि परमानेंट दे दिया। परमानेंट दे देता है तो फिर ये कैटायन बन जाता है, ये एनायन बन जाता है, तो वो आयनिक बॉन्ड नेचर हो गया। परमानेंट नहीं देता है, जस्ट शेयर कर रहा है, जब तक यहां रहेगा दे के रखेगा इसे। और क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसके जा रहे हैं इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या है, एरो बनाते हैं हम कि कौन दे रहा है, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है अमोनिया वाला, और किसको दे रहा है, मेटल को दे रहा है। तो हेड उसकी तरफ होगा जिसको दे रहा है, ठीक है, और टेल किसकी तरफ होगी, एरो की, जो दे रहा है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, आप याद रखोगे। इट इज नथिंग बट दी वन ऑफ द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जैसा इसका नेचर होता है, ये शेयर करके रखता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से। तो इनको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। आर कॉल्ड, यहां पे कोऑर्डिनेट कंपाउंड लिखा है, आप लिखोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, समझ में आ गई डेफिनेशन। इसके बाद हम यहां पे देखो, अब आप बोलोगे सर इसके यूज क्या क्या है, तो यूज देखो आप। हीमोग्लोबिन लो, हीमोग्लोबिन में क्या है, बीच में आयरन रहता है और चारों तरफ एक लिगेंड बना रहता है, उसकी तरफ ऐसे बड़ा सा लिगेंड होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो उसमें क्या है,
हीम बोलते हैं उसे, ठीक है, हीमोग्लोबिन को हीम भी, वो हीम प्रोटीन भी बोलते हैं। तो क्या है, उसके अंदर आयरन रहेगा सेंटर में, और आयरन को पोरफायरिन रिंग के 4 नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करते रहते हैं। वो एक एग्जांपल हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जो आपकी डेली लाइफ में यूज हो रहा है। हीमोग्लोबिन के बिना आप खड़े नहीं हो सकते, कमी आ गई डॉक्टर की तो डॉक्टर बोल देगा आपके अंदर कमजोरी है, ठीक है। फिर आप क्लोरोफिल देखो, क्लोरोफिल के अंदर क्लोरीन रिंग यूज होती है, वहां पे भी क्या है, बीच में Mg बैठा रहेगा। मैग्नीशियम को क्लोरीन रिंग क्या है, डोनेट करती रहती है। ऐसे ही विटामिन B12 देखो आप, विटामिन B12 के अंदर कोरिन रिंग होती है, कोरिन रिंग के बीच में कोबाल्ट बैठा रहता है। कोबाल्ट को कोरिन रिंग के 4 नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से बहुत सारे यूजेस हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की यूज होते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है बेटा। मान लो मैं यहां पे आपके सामने ना एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा हूं, उसी से मैं सारे टर्म्स आपको एक बार अच्छे से समझा दूंगा, फिर उसके बाद उन्हीं टर्म्स की डेफिनेशन वाइज आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। लेकिन आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स को, ठीक है, कि किस चीज को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि आपके लिए एकदम नया कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, ठीक है। जैसे ही मेरी एक्सप्लेनेशन खत्म होगी उसके बाद डेफिनेशन आपको बोर्ड पे मिल जाएंगी, ठीक है। चलो पहले समझते हैं। देखो कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले रहा हूं मैं, एक ही एग्जांपल लूंगा, एक ही एग्जांपल से सब कुछ समझाऊंगा आपको। देखो जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है बेटा, CONH3 6, ठीक है, और 3+, क्लियर, CONH3 6 3+। अब देखो इसमें इसकी खास बात क्या है, यहां पे 3+ मत लिखो, एक काम करो, यहां बाहर है ना Cl3 लिख लो, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, अब दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका जब मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं। पहले मैं आपको टर्म्स डिफाइन कर रहा हूं, इसलिए ऐसा मान लो कि जो मैं सिखा रहा हूं वो सही है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, बीच में कोबाल्ट है, ये क्या है, कोबाल्ट है। कोबाल्ट से 6 NH3 अटैच है, कुछ इस तरीके से अटैच रहते हैं, ठीक है। ठीक है, 4 ये हो गए, एक नीचे की तरफ से अटैच होगा और एक ऊपर की तरफ से अटैच होगा, ठीक है। ये कैसे है पता है, बीच में यहां पे मेरे हाथ के बीच में कोबाल्ट है, इसी को मैं अपने हाथ को ऐसे पलट रहा हूं, इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बाहर उठा के लाया, ठीक है, और ऐसे पलट रहा हूं। अब देखो 3D में देखो, एक NH3 इधर, एक NH3 इधर, एक NH3 इधर और एक NH3 इधर, स्क्वायर बन गया। और एक NH3 ऊपर की तरफ से लगा हुआ है अमोनिया का मॉलिक्यूल, एक NH3 नीचे की तरफ से लगा हुआ है। इसे क्या बोलते थे, 6 वाली शेप को ऑक्टाहेड्रल बनता था। इनको मिला दो आप आपस में, ठीक है, और फिर ऐसे मिला दो तो ऑक्टाहेड्रॉन फॉर्म होगा, ठीक है बेटा। ये एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद है और बाहर लिखा हुआ है Cl3, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। अब मैं एक एक करके आपको चीज बता रहा हूं। ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है, ठीक है बेटा, ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है, जिससे ये सारे एटम्स, जिसको ये जो बाहर से ग्रुप ऑफ एटम्स लगाया हुआ है हमने NH3 का, इतने सारे एटम्स दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं बेटा सेंट्रल मेटल एटम। इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर हो रहा है आपको, क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल एटम। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं, अमोनिया का यहां से नाइट्रोजन दे रहा है, यहां से दे रहा है, यहां से दे रहा है, यहां से ये दे रहा है अमोनिया, ये लोन पेयर दे रहा है, यहां से ये लोन पेयर दे रहा है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स, अभी मैं जब आपको डेफिनेशन बता रहा था तो मैंने बताया था, बीच में एक सेंट्रल मेटल एटम रहेगा, या मेटल एटम रहेगा या आयन रहेगा, उसका मतलब कैटायन की फॉर्म में, मतलब वहां पे या तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, अगर कैटायन है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो सकती है, +2 हो सकती है, +3 +4 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यहां पे क्या है, ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया। अब इससे ग्रुप ऑफ एटम अटैच है एक NH3 का, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे वो एनायन हो, मतलब उनके पास नेगेटिव चार्ज हो, उनको बोलते हैं बेटा लिगेंड्स। उन्हें क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। एनी स्पीसीज एनायनिक और न्यूट्रल, दैट इज ग्रुप ऑफ एटम्स
डोनेट्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम आर कॉल्ड लिगेंड्स। ये लिगेंड की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो ये सब क्या है, लिगेंड है। ये क्या कर रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे NH3 क्या हो गए, ये सभी बेटा क्या हो गए, लिगेंड्स हो गए। एक NH3 नहीं, सभी NH3 ये क्या हो गए, लिगेंड हो गए। अभी हम लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। इस लेक्चर के लास्ट में सबसे मैं आपको लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन बताऊंगा, जिसमें एक लोन पेयर देता है तो उसे मोनोडेंटेट बोल देते हैं, दो देता है तो डाई, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा पॉलीडेंटेट तक। बहुत सारे लिगेंड, आपको कहीं जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने वीडियोस देखी है तो। ये समझ में आ गया, ये हो गया लिगेंड्स। जिस ब्रैकेट के अंदर आपने इस कंपाउंड को बंद कर रखा है, मतलब सेंट्रल एटम को लिगेंड्स के साथ आपने जिस ब्रैकेट के अंदर बंद कर रखा है, उस ब्रैकेट को बोलते हैं, इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट को, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलेंगे बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और चीज, ये जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इन सबको मिला के ही बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। क्या बोलेंगे इसे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जो पूरा मेटल एटम और लिगेंड के साथ इन सबको मिला के, और लिगेंड होते तो उनको भी इंक्लूड कर लेता मैं, लेकिन ब्रैकेट के बाहर नहीं गया हूं, अभी मैं अंदर ही हूं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या समझा दिया, एक मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन एंटिटी, दूसरा मैंने आपको क्या बताया बेटा, लिगेंड किसे कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम किसे कहते हैं, ये भी समझा दिया, ठीक है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं, ये भी बता दिया, ठीक है। हम कितनी चीज कवर कर चुके हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 चीज समझा दी। नेक्स्ट टर्म आ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोल रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बेटा सुनो, जितने भी टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स होंगे लिगेंड के मिला के, एक लिगेंड, दो लिगेंड, यहां पे कितने हैं, 6 लिगेंड प्रेजेंट है। NH3 के कितने, 6 लिगेंड प्रेजेंट है, ठीक है। इनके नंबर ऑफ डोनर एटम्स कितने होंगे, उनको वो, उनके जितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स होंगे वो क्या, उतने ही अटैच हो रहे होंगे, किससे अटैच हो रहे होंगे, सेंट्रल मेटल एटम से या आयन से। उनको बोलेंगे, उनको काउंट कर लो कितने डोनर एटम है सभी लिगेंड्स को मिला के। यहां पे कितने हैं, 6 लिगेंड है, और 6 लिगेंड के 6 नाइट्रोजन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। काउंट कर लो कितने एटम दे रहे हैं, उनको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। सर फिर आप बोलोगे सर फिर तो लिगेंड को ही काउंट कर लो ना। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही लिगेंड में से एक ही लिगेंड के 2 डोनर एटम होते हैं, 3 डोनर एटम होते हैं, 4 डोनर एटम होते हैं, तो फिर आप क्या करोगे, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो लिगेंड और डोनर एटम को आपको साथ नहीं रखना है। मैं क्या बोल रहा हूं, जितने लिगेंड हैं उनके टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स को काउंट कर लो, उतना कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। किसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, सेंट्रल मेटल एटम का। और दूसरे शब्द में, और सर ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, फिर तो हमें पता होना चाहिए। अब मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूं, आप सीख जाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर, शेप, वेव, जब तक चैप्टर खत्म होगा समझ में आ जाएगा, आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पे क्या है, आप सिंपल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड काउंट कर लो। मेटल एटम से कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, डेटिव बॉन्ड बन रहे हैं, उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। क्यों, क्योंकि हर लिगेंड में मान लो 2 डोनर एटम है, तो दोनों डोनर एटम दे रहे होंगे, तो 2 काउंट कर लिए, केवल बॉन्ड काउंट कर लो, खत्म, आपका झंझट ही खत्म हो जाता है। बस आपको उसके लिए उसकी ज्योमेट्री, शेप पता होनी चाहिए। तो यहां पे क्या है, आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या काउंट कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक और चीज हमने आपको बताई, वो क्या है, 5th नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अच्छा, जैसे ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी जिस स्फीयर के अंदर बंद है उसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल रहे थे, वैसे ही इस
कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर एक एनायन जो प्रेजेंट रहेगा इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या बोलेंगे बेटा इसे? आयोनाइजेशन स्फीयर। क्यों? क्योंकि ये आयोनाइज हो जाता है, जैसे ही आप वाटर में डिसॉल्व करोगे ये आयोनाइज हो जाएगा तुरंत, Cl3 से 3Cl- बन जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन स्फीयर, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है। आप याद रखना है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो एनायन प्रेजेंट रहेगा उसे बोलेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, तो हमने आपको 5 और एक 6 चीज बता दी। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, लिगेंड हो गए। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। पॉलीहेड्रा कुछ नहीं, शेप क्या होगी? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा का मतलब है शेप ऑफ द कंपाउंड, दैट्स ऑल। ठीक है, यहां पे क्या है? ऑक्टाहेड्रल है, कहीं टेट्राहेड्रल होगी। अगर 4 लिगेंड होंगे तो कहीं 4 लिगेंड होंगे तो टेट्राहेड्रल हो सकती है या स्क्वायर प्लेनर हो सकती है। फिर जैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ठीक है, स्क्वायर बाइपिरामिडल है, तो ये सब क्या है? शेप है। तो इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोई दिक्कत? यहां पे क्या हो गई? यहां पे क्या है? ऑक्टाहेड्रल है। यहां पे क्या है बेटा? ऑक्टाहेड्रल है। मैं शॉर्ट में OH लिख रहा हूं, तो ये क्या है? इसका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बता दिया मैंने कि ये शेप कौन सी आ रही है। तो हमने आपको ये एक और टर्म बता दिया, इसे बोलेंगे 7 नंबर दे दो। ठीक है, अब आते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर पे। क्या है? एक और एंटिटी एक और क्वांटिटी बताने जा रहा हूं आपको, ऑक्सीडेशन नंबर। ये टर्म्स है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तब ये शब्द मेरे मुंह से निकलेंगे बार बार, आपके समझ में नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? सर ये वही ऑक्सीडेशन नंबर है क्या जो हम क्लास 11th में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ के आते रेडॉक्स में? हाँ बेटा, ये वही ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या होती थी डेफिनेशन? द रेजिडुअल चार्ज रिमेन ऑन द सेंट्रल एटम व्हेन ऑल द एनायंस रिमूव्ड फ्रॉम इट। जब वहां से आप सारे लगे हुए एटम्स को या आयंस को एक बीच वाले सेंट्रल एटम से हटा देते हो तो जो उसके ऊपर रेजिडुअल चार्ज बचता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। सेम डेफिनेशन अप्लाइज हियर, सेम। ठीक है, आप यहां से सारे लिगेंड्स को निकाल दो, इससे जो अटैच है, और जो चार्ज इस पे बच जाएगा वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर। और कैलकुलेट भी वैसे ही करेंगे, कैलकुलेट भी वैसे ही करेंगे जैसे वहां करते थे। कैसे करते थे? कि यहां पे फिलहाल मैं इसकी बात कर रहा हूं केवल। ठीक है, क्या होगा बेटा? कोबाल्ट का हम X मान लेंगे, प्लस यहां पे NH3 कितने? 6 है। NH3 के लिए मैं अभी बता दे रहा हूं, तो मैं 0 चार्ज गिनेंगे हम। क्यों 0 चार्ज गिनेंगे वो सब अभी मैं बताऊंगा जब क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड आपको समझाऊंगा, IUPAC सिखाऊंगा। स्पेशली IUPAC में मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, अभी केवल डेफिनेशन बताई जा रही है। ठीक है, तो यहां पे क्या है? NH3 के लिए 0 आता है और इक्वल टू बाहर क्या है? Cl3 है। क्या बेटा? बाहर Cl3 है। तो ये 3 ने, यहां से मैं Cl3 को हटा दूं मान लो, तो इसके ऊपर क्या है? 3 पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। जैसे ही मैं Cl3 यहां से हटाऊंगा मतलब इसके ऊपर 3 पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो यहां +3 लिख दो। कैलकुलेट करोगे X की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3, मतलब यहां पे कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये चार्ज आएगा इसके ऊपर। तो ये क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा पॉइंट ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में क्या है कि आप जब भी IUPAC लिखोगे, स्पेशली IUPAC में, मतलब जब आप इस कंपाउंड का नाम लिखोगे IUPAC के हिसाब से, ठीक है, तो आप जब मेटल का नाम लिखोगे, जैसे यहां कोबाल्ट है, कोबाल्ट, उसके ब्रैकेट में आएगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, वो भी रोमन डिजिट में। जैसे यहां पे आएगा कोबाल्ट लिखोगे, कोबाल्ट के ब्रैकेट में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? 3, खत्म। ठीक है, तो ये था ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत नहीं है, ना होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, बाकी अगर कोई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अच्छा, एक छोटी सी चीज और बता रहा हूं मैं आपको। ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं, ये 2 तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहले होमोलेप्टिक एंड दूसरे हीट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस उनको बोलेंगे बेटा जिनके अंदर
केवल जिन कॉम्प्लेक्सेस में केवल एक ही टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हो, ठीक है, जैसे ये वाला कंपाउंड, ठीक है, यहां Cl3 लिखा था, ठीक है। मैंने क्या बोला, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस उनको बोलेंगे जिनके अंदर केवल एक ही टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट हों। एक ही टाइप के लिगेंड से मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, क्या कहना चाहता हूं बेटा, यहां पे इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की बात हो रही है, बाहर को भूल जाओ, बाहर वाले को हम लिगेंड गिनते ही नहीं है, बाहर वाला यहां हो चाहे आगे हो, बाहर वाला लिगेंड नहीं है। लिगेंड कौन है, ये, इसके अंदर जो मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसे लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये एक ही टाइप के हैं, जैसे यहां NH3 है सारे, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, होमोलैप्टिक हो जाएगा। तो सर हीट्रोलैप्टिक कैसा होता है, तो हीट्रोलैप्टिक का एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, CONH3 थ्राइस लिख दो और अंदर Cl3 3 Cl3 अंदर डाल दो, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये बन जाएगा बेटा क्या, हीट्रोलैप्टिक। अब यहां पे क्या शेप होगी, 3 तो NH3 होंगे, 3 होंगे Cl, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, हीट्रोलैप्टिक हो गया। बड़े आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और आपको थोड़ा सा मैं दे देता हूं, जो कि बुक में भी अवेलेबल नहीं है लेकिन वो जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं अब एक इसी एग्जांपल को थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, जो जो मैंने सिखाया फटाफट। यहां Cl3 लिखा था, तो Cl3 मतलब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3, मैं Cl3 की वजह से इस पे पूरे पे +3 चार्ज जनरेट हो रहा होगा, तो मैं वो इंडिकेट कर दे रहा हूं, वैसे कॉम्प्लेक्स में इंडिकेट नहीं होगा, ये अपने आप समझना है तुम्हें, ठीक है। देखो ये क्या था, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, ये क्या था, लिगेंड्स, ठीक है। यहां से हमें क्या पता चल रहा था, कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां से हमें इसके ऊपर जो चार्ज जनरेट हो रहा है, नेट चार्ज जो जनरेट हो रहा है, उसको क्या बोल रहे थे, ऑक्सीडेशन नंबर, इसको क्या बोल रहे थे, आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन है ये, बहुत फास्ट, ठीक है। इस ब्रैकेट को क्या बोल रहे थे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना कैसे है, ब्रैकेट में रोमन नंबर में लिखना है। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन नंबर यहां वाले चार्ज से मतलब नहीं है मुझे, तो इस मेटल के ऊपर जो नेट चार्ज जनरेट हो रहा होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, इसको मत काउंट कर लेना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी फिर, ठीक है। लेकिन वो इसमें बीच में आएगा, वो मैं आपको जब कैलकुलेट करना सिखाऊंगा समझाऊंगा। होमोलैप्टिक किसे बोलते हैं, ये होमोलैप्टिक का एग्जांपल है, अंदर और कोई लिगेंड और डाल दो, इसके अलावा किसका बन जाएगा, हीट्रोलैप्टिक का बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। देखो बेटा, इतने पार्ट को हम क्या बोलते थे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, क्लियर है, क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पार्ट के ऊपर नेट चार्ज क्या जनरेट हो रहा है, +3, इसलिए आप इसे कॉम्प्लेक्स कैटायन भी बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स कैटायन, आप ये याद रखना, ठीक है। अब यहां कॉम्प्लेक्स एनायन इसमें प्रेजेंट नहीं है अभी, क्यों, क्योंकि ये Cl3 है लेकिन वो आयोनाइजेशन स्फीयर है, ठीक है, वो आयोनाइजेबल है, वाटर में जैसे ही जाएगा तुरंत आयोनाइज हो जाएगा। यहां पे कॉम्प्लेक्स एनायन प्रेजेंट नहीं है। कॉम्प्लेक्स एनायन कहां प्रेजेंट होगा, जैसे ये है K4FeCN6, ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, लेकिन यहां पे ये कैटायन बन गया, जैसे यहां पे ये एनायन था वैसे यहां कैटायन बन गया। तो ये जो है ना, ये अगर मैं यहां से इस 4K को हटा दूं तो इसकी वजह से इस पे 4 नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। क्यों, एक K पॉजिटिव, पोटेशियम के ऊपर कैसा चार्ज रहता है, पॉजिटिव, 1 प्लस रहता है ना, तो 1 K की वजह से इस पे 1 -1, 2 प्लस की वजह से 2 माइनस, 3 की वजह से 3, 4 की वजह से 4। तो अगर यहाँ K4FeCN6 लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, 4 नेगेटिव प्रेजेंट है। तो इस कंपाउंड के अंदर ये पार्ट बन जाता है कॉम्प्लेक्स एनायन। क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स एनायन। ये थोड़ा सा समझना है, ठीक है। और यहां पे इसी को हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोलेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपके लिए बोर्ड पे डेफिनेशंस लिख रहा हूं, उन डेफिनेशंस को आप कॉपी कर लोगे बस, वो आपको नोट्स बनाने के लिए और कुछ नहीं, समझा, आपको मैंने सब दिया है। बेटा बोर्ड पे देखो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं सभी,
कोऑर्डिनेशन एंटिटी की, सेंट्रल मेटल एटम आयन की, लिगेंड्स की, कोऑर्डिनेशन नंबर की, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर की भी लिखी हुई है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा की है। तो ये आप लिख लो फटाफट बोर्ड पे से, अभी जैसे समझाया था सब कुछ ये वैसे ही लिखनी है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट। फिर आगे 2 डेफिनेशन और बची है, उनको भी हम आपको लिख देते हैं जिससे आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। बस इतना सा पर्पज है ये डेफिनेशन लिखवाने का, ठीक है, और कोई इसके पीछे रीजन नहीं है। हो गया, ठीक है। तो 2 डेफिनेशन और है, वो और लिख रहा हूं मैं। फिर इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स देखेंगे। ये बेटा सामने देखो, आपके 2 डेफिनेशन और है, ऑक्सीडेशन नंबर और होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक है। ये डेफिनेशन भी आप लिख लो। जनरली डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, आपको थोड़ा अच्छे से आप नोट्स प्रिपेयर कर सको, इस वजह से आपको डेफिनेशन लिख के दिखा रहे हैं। बाकी आपको समझा तो सब कुछ दिया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो जल्दी फटाफट। हो गया बेटा, हटा दे। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। ओके बेटा, इस वीडियो में इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स एंड दूसरा पार्ट डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप सोच रहे होगे सर आप बुक के हिसाब से तो जान ही रहे हो, वर्नर्स थ्योरी है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि ये पढ़ना आपके लिए पहले ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर आप बाद में हम बोलेंगे कि हाँ अब वर्नर्स थ्योरी है, तो ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है। चलो बेटा, ये वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।